मैं अपनी माँ का सामान बांध रही थी, तभी मेरी सहेली मुझसे मिलने चली आई और मुझे सामान पैक करते देखकर हैरत से पूछने लगी, क्या तुम कहीं जा रही हो जो ये सामान पैक कर रही हो? मैंने कहा, मैं नहीं जा रही बल्कि मेरी माँ जा रही हैं, तो इसीलिए उनका सामान पैक कर रही थी। नेहा ने हैरत से मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी माँ कहाँ जा रही हैं? मैंने बहाना बनाते हुए कह दिया कि मेरी छोटी मासी की तबीयत तो ठीक नहीं है, तो मेरी माँ उनके पास कुछ दिनों के लिए रहने जा रही हैं। अब मैं नेहा को सब सच सच बताकर उसे और सवाल जवाब करने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने झूठ बोलने में ही भलाई समझी। अब मैं उसे क्या बताती कि मेरी माँ एक बाबा के पास जा रही हैं। उस बाबा ने मेरी माँ को 40 दिन का एक मंत्र बताया है। उस मंत्र को मेरी माँ को 40 दिन तक करना पड़ेगा और मेरी माँ उस बाबा के पास इसलिए जा रही थी क्योंकि मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। 40 दिन तक ये मंत्र करने से बाबा ने कहा था कि मेरा बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। आज के ज़माने में कोई भी ऐसी बातें सुनता तो मेरी माँ की दिमागी हालत पर शक करता। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते या मेरा कोई बड़ा भाई होता तो मेरी माँ को ऐसा करने से रोक लेता, बल्कि यहाँ तक नौबत ही नहीं आती कि मेरी माँ को मेरे रिश्ते के लिए परेशान होना पड़ता। मैंने माँ का सामान बांध दिया और अपनी सहेली को लेकर छत पर चली आई। नेहा असल में मुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई थी क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी। माँ के जाने का समय हो रहा था और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी सहेली नेहा माँ के जाने से पहले ही अपने घर चली जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ के मुंह से गलती से भी निकल जाए कि वो कहाँ जा रही हैं। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और कुछ देर बैठने के बाद नेहा अपने घर को चली गई। उसके जाने के 10 मिनट के बाद ही माँ भी मुझे आवाज़ें देते हुए अपना सामान लाने को कहने लगीं। मैंने माँ का सामान उन्हें पकड़ाया और एक बार फिर से उन्हें रोकना चाहा। कहा कि माँ, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, ये सब कुछ करना ठीक नहीं है, मत जाओ। मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, मैं ये सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। सिर्फ 40 दिन की ही तो बात है। मुझे विश्वास है कि तू मेरे पीछे अपने बहन भाई का अच्छे से ख्याल रख लेगी, लेकिन जब मैं वापस आऊँगी तो तेरी शादी बहुत ही धूमधाम से करूँगी। माँ ने मेरी एक भी न सुनी और घर से निकल गई। मैं ये भी नहीं जानती थी कि माँ आखिर जा किस जगह पर रही हैं, वो बाबा कहाँ रहते हैं। मेरी माँ को पूरे 40 दिन तक बाबा के आश्रम में ही रहना था। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो आश्रम इसी शहर में है या फिर दूसरी जगह। माँ से तो मैंने पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन माँ ने नहीं बताया। मैंने कहा भी था कि जिस जगह आप जा रही हो वहाँ का पता दे दो, लेकिन मेरी माँ ने साफ मना कर दिया और कहा था कि मैं बहुत ही गुप्त रूप से ये काम करने जा रही हूँ और अब अपना काम करके ही वापस लौट कर आऊँगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे और तुम्हारे बीच में किसी भी तरह का कोई वार्तालाप रहे। मैं इन 40 दिनों तक किसी से बात नहीं कर सकती। मेरी माँ मुझे समझा कर चली गई तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैंने अपनी सहेली का शादी का कार्ड खोलकर देखा। अगर माँ के सामने ही वो कार्ड खोलकर देख लेती तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा अफसोस होता कि उनकी बेटी की उम्र 25 साल की हो गई है और वो अभी तक कुंवारी है। हम 3 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी एक बहन और थी और सबसे छोटा भाई था। सबसे बड़े होने की वजह से मेरी माँ से मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया था। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थीं। बचपन में ही मेरा रिश्ता मेरी माँ ने अपनी सहेली के बेटे से तय कर दिया था और ये बात हमारे जानने वालों को सबको पता थी कि मेरी शादी बचपन से ही तय है। लेकिन जब मेरे पापा बीमार हुए और हमारे घर में गरीबी ने पांव पसारे तो फिर मम्मी की सहेली ने साफ मना कर दिया। उन्होंने हमसे आंखें फेर लीं। पापा क्या बीमार हुए, सबकी असलियत हम पर खुल गई थी। हमारे अपने सगे रिश्तेदार भी अब हमारे नहीं रह गए थे। सबका पता चल गया था कि कौन सगा है कौन पराया। पापा की बीमारी का समय हम पर बहुत भारी था क्योंकि मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे और उनकी कमाई से ही घर का खर्चा चलता था। मोहल्ले वालों ने तो फिर भी थोड़ा बहुत साथ दिया था, लेकिन रिश्तेदारों ने तो बिल्कुल ही रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। कोई भी हमारे घर आता जाता नहीं था कि कहीं हम उनसे पैसे ना मांग लें। हमने सरकारी अस्पताल में अपने पापा का इलाज करवाने की कोशिश की, मगर शायद किस्मत में पापा का इलाज मुमकिन ही नहीं था। कुछ समय बीमार रहकर मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पापा के मरने के बाद भी मेरी माँ को उम्मीद जागी थी कि शायद उनकी सहेली उनके घर के हालात पर तरस खाकर अपने बेटे से उनकी बेटी की शादी कर लेंगी। लेकिन मम्मी की सहेली ने तो पहले ही मन बना लिया था।
उन्होंने अपने बेटे की दूसरी जगह बात पक्की कर ली। उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी। मम्मी की सहेली ने मेरे बारे में बहुत ही गलत अफवाह फैला दी थी, ताकि लोग उन्हें दोषी न ठहराएं कि बुरा वक्त आया तो रिश्ता तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि मेरे रिश्ते बहुत कम आने लगे थे और जो भी आते वो मना कर जाते थे। इस सब से मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी। अब घर का खर्चा चलाने के लिए मेरी माँ दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगी थी और मैंने भी कुछ बच्चे इकट्ठे कर लिए थे और उन्हें घर पर ट्यूशन देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे घर की दाल रोटी चलने लगी थी। मगर मेरी माँ को अब हर वक्त मेरी शादी की चिंता सताए रहती थी। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी और मेरे साथ की सारी सहेलियाँ और मेरी कजिन्स वगैरह की शादियाँ हो चुकी थीं। सिर्फ मैं ही बची थी। कुछ दिनों पहले मोहल्ले की एक औरत माँ के पास आकर बैठी थी और उसी ने माँ को बाबा के आश्रम जाने का कहा था। उन्होंने बताया था कि वहाँ जाकर 40 दिन तक तुम्हें बाबा के बताए अनुसार काम करना पड़ेगा, तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। बाबाओं के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहती थी, सो मैंने अपनी माँ को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर माँ ने मेरी एक नहीं सुनी और वो 40 दिन के लिए आश्रम में रहने के लिए चली गईं। माँ के जाने के बाद हमारा घर बहुत खाली खाली हो गया था। मेरे दोनों छोटे बहन भाई, जिनकी जिम्मेदारी अब मेरे ही सर पर थी, मैं उनका ध्यान रख रही थी। माँ को गए आज 5वां दिन था जब मेरा भाई अचानक खेलता हुआ बाहर से घर आया और मुझसे कहने लगा कि दीदी, आज मैंने माँ को देखा था। जहाँ मैदान में मैं खेल रहा था वहाँ से मैंने माँ को गुजरते देखा। मैं हैरान थी कि माँ तो 40 दिन के लिए गई थी, तो अब क्या वापस आ गई है, और अगर आ गई है तो घर पर क्यों नहीं आई है। मैं काफ़ी देर तक माँ का इंतज़ार करती रही कि शायद वो घर वापस आ जाएं, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और पूरी रात भी गुजर गई, लेकिन माँ वापस नहीं आई। तो मुझे लगा कि शायद मेरे भाई को गलतफहमी हो गई होगी। माँ ने जाते हुए अपने कमरे को भी ताला लगा दिया था। अब एक ही कमरे में हम तीनों बहन भाई रहते थे और उसी में सोते थे। जब भी मोहल्ले में से कोई आता और मेरी माँ के बारे में सवाल करता तो मैं बहाना बना देती कि मेरी माँ छोटी मासी के यहाँ रहने के लिए गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि कब मेरी माँ वापस आएंगी। और फिर धीरे धीरे 40 दिन पूरे हो गए और फिर जब माँ घर आईं तो उन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। एक पल के लिए तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई थी। मेरी माँ की तो जैसे काया ही पलट हो गई थी। मेरी माँ एकदम सुहागन जैसी लगने लगी थीं। उनकी रंगत भी काफ़ी निखर गई थी और मेरी माँ ने जो कपड़े पहने थे वो भी काफ़ी सुंदर, चमकदार, सितारे लगे जगमग करते हुए थे। मैंने शक भरी नज़रों से अपनी माँ को देखा और कहा, माँ, ये सब क्या है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने कहा कि मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तेरा रिश्ता पक्का करके ही आऊँगी, तो मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। 1 महीने बाद तेरी शादी है। माँ की बात सुनकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात पर मैं खुश हूँ या फिर नाराज़। बगैर मुझसे बात किए और बगैर मेरी मर्जी जाने मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया था और वो मुझे अब बता रही थीं। माँ फिर कहने लगीं कि तू चिंता मत कर, कल ही तेरे ससुराल वाले आएंगे, तो तू अपनी आंखों से सब देख लेना और अपनी तसल्ली कर लेना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बैठे बिठाए मेरी माँ को इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिल गया जो वो खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। मैंने अपनी माँ का सूटकेस खोलकर उनके कपड़े वापस अलमारी में रखना चाहे तो मैं चौंक गई, क्योंकि पूरे सूटकेस में नए नए कपड़े भरे पड़े थे। आखिर इतने सारे नए कपड़े माँ को किसने दिलाए। मुझे याद है जब माँ घर से गई थीं तो उनके पास सिर्फ थोड़े से ही पैसे थे। इतने महंगे कपड़े हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे, तो फिर मैं इन्हें खरीदने का सवाल ही नहीं बनता था। मैंने उसी समय माँ को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा, माँ, ये सब क्या है। तो मेरी माँ कहने लगी कि तेरे होने वाले ससुराल बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, उन्होंने ही मुझे ये शगुन के तौर पर सारे कपड़े दिए हैं। न जाने क्यों मुझे माँ की बात पर विश्वास नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं चुप हो गई, क्योंकि अब मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन मेरे ससुराल वाले आए तो उनके साथ लड़का नहीं था। हालांकि मैं उसी को देखना चाहती थी कि किस लड़के से मेरी शादी होने जा रही है। मेरी परेशानी भांप कर मेरी माँ ने कहा, तू चिंता मत कर, लड़का बहुत ही हैंडसम और अच्छा खासा कमाऊ है, तुझे सारी उम्र खुश रखेगा। तो मैंने भी अपने दिल से सारे वसवसे निकाल दिए और शादी के लिए हाँ कर दी। अब मेरे घर में शादी की तैयारियां होने लगीं। मेरी शादी में अभी कुछ ही दिन बाकी थे कि एक दिन मैंने माँ को एक अजीब हरकत करते देखा। माँ ने अपने पर्स से मिट्टी निकाली और पानी में मिलाकर उसे पीने लगीं।
मैंने अपनी माँ को ऐसा करते पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं दंग रह गई कि माँ ये क्या कर रही हैं। मैंने फ़ौरन जाकर अपनी माँ से सवाल किया तो वो कहने लगीं कि मैं तुझे बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर, जब तेरी शादी होगी। मैं चुप हो गई। खैर, अब मेरी शादी का दिन भी आ गया। फेरों के समय मैंने अपने होने वाले पति को देखा। ये देखकर मेरे दिल को तसल्ली हुई थी कि कम से कम मेरी माँ ने मेरे लिए एक अच्छा सा हैंडसम लड़का पसंद किया था। जब मैं विदा होने लगी तो माँ ने मुझे गले लगाते हुए मेरी मुट्ठी में एक पुड़िया पकड़ा दी और मेरे कान में धीरे से बोली, ये वही मिट्टी है जिसे उस दिन मैं घोल कर खुद पी रही थी। ये कोई आम मिट्टी नहीं, बल्कि मैं से बाबा के आश्रम से लेकर आई हूँ। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट है। मैं दिल ही दिल में हैरान थी कि भला ये कैसा गिफ्ट हुआ। तो माँ ने फिर धीरे से कहा कि एक ख़ास राज की बात है जो मैं तुझे फिर कभी बताऊंगी। तो बस इस मिट्टी को किसी की नज़रों में मत आने देना। मैंने ऐसा ही किया और जाकर वो मिट्टी की पुड़िया अपने सामान में छुपा ली। अगले दिन मुँह दिखाई की रस्म चलती रही। मेरी माँ भी आई हुई थी। मैंने चुपके से अपनी माँ से पूछा, माँ तुमने वो मिट्टी क्यों दी थी, उसका क्या काम है। माँ कहने लगीं कि इस मिट्टी को कोई मामूली मिट्टी मत समझना। जब भी तेरा पति तुझसे झगड़ा करे तो तू इस मिट्टी को पानी में घोलकर अपने पति को पिला देना। फिर देखना तेरा पति तेरा कैसे गुलाम होकर तेरे आगे पीछे फिरेगा। पति को काबू में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो पति औरत पर सवार हो जाता है और उससे गुलामी करवाता है। माँ की बात सुनकर मैं सोचने लगी कि मेरी माँ ठीक ही तो कह रही हैं। पति को काबू में नहीं किया तो पति अपनी गुलामी के साथ साथ अपने पूरे ख़ानदान की गुलामी करवाता है। आखिर मेरी माँ मेरे भले के लिए ही तो कह रही थी। इसलिए मैंने अपनी माँ से वादा किया कि जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। वैसे तो मेरा पति बहुत ही अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखता था, और मुझे नहीं लगता था कि कभी हम दोनों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा भी होगा। लेकिन ये तो शादी के नए नए दिन थे। शादी के नए नए दिनों में सारे पति अपनी पत्नी के साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं। और एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे पति की मुझसे लड़ाई हो ही गई, लेकिन उस लड़ाई में गलती मेरी ही थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी माँ को समय पर दवा दे दिया करूँ, क्योंकि अगर वो समय पर दवा ना खाएं तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन मैं इस बात को भूल गई थी और मेरी सास की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा। वापस आकर मेरा पति मुझसे बहुत नाराज़ हुआ और मुझ पर चीखा चिल्लाया। मैं भी उससे लड़ने लगी। इसमें मेरी क्या गलती है, मैं भूल गई तो मैं क्या करूं। मैंने जानबूझकर तो ये गलती की नहीं थी और मैं भी इस तरह उससे लड़ने लगी थी। होते होते हमारी लड़ाई काफ़ी बढ़ गई और वो गुस्से में घर से बाहर चला गया। अचानक ही मुझे अपनी माँ की दी हुई वो मिट्टी याद आई तो मैं खुश हो गई और जल्दी से वो पानी में घोलकर उसका एक शरबत बनाया और अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही पति घर में दाखिल हुआ, मैंने बहुत ही मीठे शब्दों में उससे कहा कि गुस्सा ठंडा कर लें और ये शरबत पी लें। मेरे पति ने वो शरबत पीना शुरू किया और मैं सांस रोके उसे देखने लगी। माँ की बातें मेरे दिमाग में आने लगीं और मैंने तो यही सोचा था कि शरबत पीते ही वो मेरे पैरों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगेगा, मगर जो हुआ वो तो मेरे बहमो गुमान में भी नहीं था। वो शरबत पीते ही एकदम से मेरे पति की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। वो खांसने लगा। उसका हाल इतना बुरा हो गया कि कुछ ही पलों में वो बेबस और बेहोश हो गया। उसकी हालत को देखकर मैं चीखने लगी। मैंने जल्दी से सबको बुलाया। हम सब मेरे पति को लेकर अस्पताल आए। मेरी सास तो अस्पताल में पहले से ही एडमिट थीं और मेरे पति भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मुझे किस तरह की मिट्टी दी थी जिसकी वजह से मेरे पति की हालत इतनी ख़राब हो गई। मैं सोच रही थी कि अभी माँ को फ़ोन करके उनकी खबर लूँ कि तभी मैंने अपनी माँ को सामने से आते हुए देखा। मैं हैरान हुई कि मेरी माँ को किसने बता दिया कि हम यहाँ अस्पताल में हैं। मेरी तो उनसे कोई बात हुई नहीं थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ ही आ रही हैं, लेकिन ये देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गई कि माँ तो सीधी चली गईं। शायद वो यहाँ किसी और से मिलने आई थीं, मगर किससे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये बात जानने की उत्सुकता हुई तो मैं माँ के पीछे भागी कि देख सकूं कि वो किससे मिलने आई थीं। और फिर ये देखकर मेरे हैरत की हद न रही जब मैंने माँ को अपनी सास के कमरे में जाते देखा। मैंने जब माँ के पीछे जाकर देखा तो मेरी सास के पास बैठी उनसे बातें कर रही थीं। हैरत की बात तो ये थी कि माँ को मेरी सास के बारे में किसने बताया, क्योंकि मैंने तो उन्हें कोई खबर नहीं दी थी। मैं वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अपनी माँ का इंतज़ार करने लगी।
जैसे ही मेरी सास से बातें करने के बाद मेरी माँ बाहर आई तो मुझे सामने देखकर एकदम से घबरा गई थी। मैंने पूछा, माँ तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हें किसने बताया कि मेरी सास बीमार हैं और यहाँ हॉस्पिटल में हैं? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने कहा कि मुझे तो तेरी सास ने ही बताया, तूने तो मुझे खबर देना भी गवारा नहीं किया। अब अगर बेटी की माँ होकर मैं तेरी सास को देखने ना आती तो फिर कल ससुराल में तुझे ही बातें सुननी पड़ती। बस इसीलिए मैं तेरी सास को आज देखने चली आई। मेरी माँ की बात तो ठीक थी, मगर मुझे ये सारा मामला ठीक नहीं लग रहा था। मेरी सास ने भला मेरी माँ को क्यों खबर दी थी? माँ तो घर चली गई और मैं अपने पति के पास आ गई, जिसकी तबीयत तो अब ठीक थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और फिर मैं अपने पति को घर वापस ले आई। अगले दिन ही मेरी सास भी डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थीं। इस बीच बार बार मेरी माँ मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि मैं अपने पति को अपने काबू में रखूं। और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि वो मिट्टी पीने से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी, तो माँ कहने लगी कि वो मिट्टी खाने से ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि तेरे सामने ही वो मिट्टी वाला पानी मैंने भी पिया था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। तेरे पति की तबीयत तो बस वैसे ही खराब हो गई होगी। लेकिन मुझे अपनी माँ पर अब शक होने लगा। वो क्यों बार बार मुझसे कहे जा रही थी कि वो मिट्टी वाला पानी अपने पति को जरूर पिलाना और पति को काबू में रखना। मैंने माँ से कहा कि माँ, वो मिट्टी तो सारी की सारी एक ही दिन में मैंने अपने पति को दे दी थी। अब तो मेरे पास मिट्टी ख़त्म हो गई है। तो फिर मेरी माँ कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगी तो तुम्हें मिट्टी दे जाऊँगी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी माँ के दिमाग में क्या चल रहा था। वो क्या चाहती थीं कि मैं अपने पति को काबू में रखूं? मेरा पति तो ठीक था और मैं एक बार देख भी चुकी थी कि उसे पीने से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी, तो दोबारा मैं रिस्क लेना नहीं चाहती थी। लेकिन इस मिट्टी के पीछे जो राज था उसे जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि आखिर मेरी माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई थी। अगले दिन मेरी माँ मेरे घर आई, कहने लगी, पहले तेरी सास का जरा हाल चाल पूछ लूँ, कहीं तेरी सास बुरा ना मान जाए। मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी सास मेरी माँ को कुछ समझा रही थीं। फिर मेरी माँ के हाथ में एक चीज़ पकड़ा दी, जिसे लेकर मेरी माँ कमरे से बाहर आ गई। मैं जल्दी से एक तरफ को हट गई और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद ही माँ ने आकर मुझे फिर से वो मिट्टी वाली पुड़िया दी और कहने लगी कि अपने पति को काबू में रखने का यही एक तरीका है कि इस मिट्टी को पानी में घोलकर अपने पति को पिलाती रहे, और डरने वाली कोई बात नहीं है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने अब साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया था और माँ को कहा, माँ क्या तुम जानती हो इस मिट्टी में क्या है? तो मेरी माँ कहने लगी, अरे मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी तो मिट्टी होती है। मैंने कहा कि माँ मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि जब मेरे पति की तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जो चीज़ खाने से तुम्हारे पति की तबीयत खराब हुई है उसमें जहर मिला हुआ था। माँ आपको पता था कि इस मिट्टी में जहर था, पर आप फिर से वही जहर वाली मिट्टी मुझे लाकर दे रही हो कि मैं अपने पति को पिलाऊं और उसे मौत की नींद सुला दूं। आखिर तुम मेरे पति की जान क्यों लेना चाहती हो? क्यों अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहती हो? मेरा पति भी उस समय मेरे पास ही खड़ा था और ये सब बातें सुन रहा था। मेरी माँ का तो रंग ही उड़ गया था। कहने लगी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी तो मुझे तुम्हारी सास ने दी है और उसी के कहने पर ही मिट्टी मैंने तुम्हें दी थी। इससे पहले भी तुम्हारी सास ने ही मुझे वो मिट्टी दी थी और अब भी तुम्हारी सास ने ही दी है। हे भगवान, मुझे नहीं पता कि इस मिट्टी में क्या है। मुझे तो तुम्हारी सास ने ये कहकर मिट्टी दी थी कि मेरा बेटा बहुत ही गुस्से वाला है और अपने इतने तेज गुस्से के चलते वो अपना घर बसा नहीं पाएगा, इसलिए ये टोटके की मिट्टी है। तुम अपनी बेटी को दे दो, वो मेरे बेटे को इसे पिलाएगी और मेरा बेटा एकदम ठीक हो जाएगा और वो अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करेगा। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर मैंने अपनी सास को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आपका सारा राज अब खुल चुका है कि आपने ही उस मिट्टी के जरिए मेरे पति की जान लेने की कोशिश की है। अभी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि आपने ही वो मिट्टी मेरी माँ को दी थी। मेरी सास कुछ बोल नहीं रही थी। फिर मेरी माँ ही बोली, कहने लगी, मैं तो तेरी शादी के लिए 40 दिन के लिए बाबा के आश्रम में रहने के लिए गई थी। वहाँ एक दिन ये औरत मेरे पास आई और उसके साथ मेरी अच्छी बातचीत होने लगी, तो मैंने इसे तुम्हारे बारे में बताया कि मेरी बेटी है और मैं उसके रिश्ते के लिए परेशान रहती हूँ और इसीलिए 40 दिन तक बाबा के आश्रम में रहने आई हूँ। तो इस औरत ने झट अपने बेटे का रिश्ता पेश कर दिया और इस मिट्टी को देते हुए कहा कि अगर तुम्हारी बेटी ये मिट्टी अपने पति को पानी में मिलाकर किसी तरह पिला देगी तो मेरा बेटा, जो कि बहुत ही गुस्से वाला है, उसका गुस्सा कम हो जाएगा और वो एक अच्छा पति साबित होगा।
क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही गुस्से वाला है, इतने गुस्से वाला कि मेरे जानने वाला कोई भी अपनी बेटी देने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए तेरी सास ने जैसा कहा था वैसा ही मैंने तुमसे कह दिया। अब मुझे नहीं पता था कि इस समय तुम्हारी सास का क्या राज छुपा हुआ है। अब मेरे पति ने अपनी माँ को देखते हुए कहा कि मैं समझ गया हूँ, आपने ये सब क्यों किया। आप मुझे रास्ते से हटाना चाहती हैं ताकि सारी दौलत और जायदाद आप अपने सगे बच्चों के नाम कर सकें। आप अब तक मेरी माँ बनने का नाटक करती नहीं, जबकि हकीकत तो यही है कि आप सौतेली थीं और आपने सौतेलापन ही दिखाया। तब मेरी सास ने चीख कर कहा, हाँ मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती। नाटक करते करते अब मैं तंग आ गई हूँ। मैं चाहती थी कि तुमको किसी ऐसे तरीके से रास्ते से हटा दूँ कि हम लोगों पर इल्ज़ाम ना आए, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी का सहारा लेने का सोचा। उसके सारी ये सारा इल्ज़ाम आता और हम लोग साफ बच जाते और तुम्हारे हिस्से की दौलत तो फिर हम लोगों को मिल जाती। ये तुम्हारी सास बहुत ही बेवकूफ़ औरत है, लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाती है। बेटी की शादी करवाने के लिए मंत्रों के जाप करने लगी। मैंने भी इसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाने का सोचा। पहले इसे अपनी दोस्त बनाया और फिर इसकी बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने मिट्टी में मिला दिया था, जो कि धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता। मैं ये काम इन दोनों माँ बेटी के जरिए करवाना चाहती थी ताकि बाद में कोई बात बने तो सारा इल्ज़ाम इन पर जाए। मैं चाहती थी कि तुम लोगों का झगड़ा होता, जिससे कि लोगों को पता चलता कि तुम दोनों की आपस में बनती नहीं थी और इसीलिए तुम अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थीं। इसीलिए मैंने उस दिन अपनी तबीयत ख़राब होने का नाटक किया था और फिर तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, मगर तुम बच गए। इसलिए मैंने आज फिर तुम्हारी सास को बुलाकर ये काम करने के लिए कहा। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मेरी सास का राज समय रहते पता चल गया। अगर मेरी सास अपनी साजिश में कामयाब हो जाती तो मैं अपने पति को हमेशा के लिए खो देती। मेरे पति ने उसी रात अपना सामान उठाया और मुझे लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गया। मेरी माँ ने मुझसे और मेरे पति से माफ़ी मांगी। इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पति ने मेरी माँ को माफ़ कर दिया और मैंने भी अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मैंने अपनी माँ को समझाया कि माँ, आजकल के ज़माने में ये जादू टोने टोटके कुछ नहीं होते, जो किस्मत में होता है वही होता है। मेरी किस्मत में शायद इतने अच्छे पति का प्यार लिखा था, इसीलिए वो मुझे मिल गए। अब आप अपने घर जाएं और खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर करें। मैं और मेरे पति ने मिलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। मेरे पति ने अपनी सारी दौलत जायदाद अपनी सौतेली माँ के ही हवाले कर दी और खुद के बलबूते पर अपना एक छोटा सा बिजनेस खड़ा किया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बिजनेस दिन ब दिन में तरक्की करता गया और आज हमारे पास पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ हैं। इससे भी बढ़कर मेरे पास मेरे पति का बहुमूल्य प्यार है, जो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा, जिसने मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दिया है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।